नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बिहार का जनादेश, क्या है संदेश। बिहार के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर और मध्य भारत का, वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल, यानी अगले साल मतलब है 27 में, लेकिन वो चूंकि एकदम शुरुआत में ही चुनाव होगा फरवरी मार्च में, इसलिए आप मान लीजिए कि अब 1 या सवा साल का समय उसमें बचा है। और बिहार की गूंज क्या उत्तर प्रदेश जाएगी? अगर देखें दोनों राज्यों के राजनीतिक चरित्र को तो काफ़ी हद तक समानता है। और इस जीत ने कई बीजेपी के लिए माइलस्टोन्स बना दिए हैं, खड़े कर दिए हैं। और ये बताता है कि बीजेपी कम से कम उत्तर और मध्य भारत की इस पट्टी में धीरे धीरे अपनी चुनावी रणनीति, अपने गठबंधन के घटक दलों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग जिसमें लीडिंग पोजीशन में वही होती है, और कांग्रेस को उसके घटक दलों के साथ अलग थलग करने में, कमज़ोर करने में उसकी कामयाबी, और महिला वोटर्स के लिए फ्री बीज की स्कीम्स, ये सब मिलजुल कर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बीजेपी का तैयार हुआ है जिसको अभी गैर बीजेपी विपक्ष न ठीक से समझ पाया है। दक्षिण भारत की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ एक अलग राजनीति का चरित्र है, खासतौर से तमिलनाडु में और केरल में। पश्चिम बंगाल का किला ज़रूर अभी बीजेपी को चुनौती दे रहा है, लेकिन उड़ीसा फतेह किया बीजेपी ने, और अब बिहार में जीत उसने हासिल की। जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, अगर बात करें, और काफ़ी संबंध हैं आने जाने के, लोगों के, व्यापार के, तो इन दो निकटवर्ती राज्यों के बाद क्या अगला निशाना पश्चिम बंगाल होगा? क्योंकि जिस तरह की वहाँ स्थितियाँ बीजेपी ने तैयार की हैं, ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है विद इन दी बीजेपी कि पश्चिम बंगाल भी जल्दी ही बीजेपी का होगा। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पार्टी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन सब में जो जीत हासिल की है, उसने ये बताया है कि कई जगह वाकई बीजेपी अनचैलेंजेबल है। खासतौर से उसकी संगठन की ताकत, संघ का पीछे से मिलने वाला समर्थन, और चौंकाने वाली रणनीति, जिस तरह से गुजरात में अभी कैबिनेट विस्तार हुआ, या फिर और जो लीडरशिप के प्रयोग हैं बीजेपी के, नए चेहरों को सामने लाना, ये कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल उत्तर और मध्य भारत के अभी भी हक्के बक्के होकर देख रहे हैं कि इसका क्या जवाब दें। आज इसी पर डिबेट है, और सबसे पहले हमारा ये पैकेज देखिए। और अभी प्रधानमंत्री जी का जो रिसेंटली कंक्लूडेड जो उनका भाषण रहा दिल्ली में कार्यकर्ताओं के बीच, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी मॉडल हो गई है। यानी उनका कहना है कि एक तरफ जहां अल्पसंख्यक परस्त नीतियां हैं, और दूसरी तरफ धर्म और तमाम चीज़ों को कहीं हाशिए पर देखने की वामपंथी चिंतन दृष्टि कांग्रेस की है। और उन्होंने ये भी संकेत किए, एक विश्लेषक की तरह ये दावा किया उन्होंने कि कांग्रेस में एक धड़ा है जो कांग्रेस की इस रीति नीति से प्रसन्न नहीं है, और जल्दी ही एक और विभाजन कांग्रेस में देखने को मिलेगा। पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार ने फिर मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीतता दिख रहा है। जेडीयू की सीटें दोगुनी होती दिख रही है। 43 से बढ़कर 83। बीजेपी ने तो इतिहास ही रच दिया। 90 से ज्यादा सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। चिराग पासवान की एलजेपी एनडीए के लिए वोट कन्वर्टर साबित हुई। लेकिन ये जीत सिर्फ पटना से मधुबनी तक फैले सियासी मैनेजमेंट की नहीं है। ये योजनाओं, सामाजिक संतुलन, जातीय समीकरणों और मोदी नीतीश के डबल इफेक्ट की कहानी है। कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY
माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। एनडीए की जीत में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान। 1.21 करोड़ जीविका दीदी को मिले 10,000 ने बदला माहौल। 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा से लोग एनडीए से जुड़े। बुजुर्गों को पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 की। ग्रेजुएट बेरोजगारों को 1,000 रुपए महीना भत्ता। 4 लाख छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ब्याज माफ। टिकट वितरण में साधे जातीय समीकरण। जातियों का गणित साधने एनडीए ने किया माइक्रो मैनेजमेंट। चिराग पासवान का साथ आना बना गेम चेंजर। उपेंद्र कुशवाहा का असर शाहबाद से तिरहुत तक। गया और दक्षिण बिहार में दिखा मांझी का दबदबा। सोशल इंजीनियरिंग ने एनडीए को बढ़त दिलाई। एनडीए ने विकास और हिंदुत्व का संयोजन कर बदली हवा। पीएम मोदी ने 14 जिलों में 14 सभाएं की। सीटों के तालमेल में फंसा रहा महागठबंधन। प्रशांत किशोर का 240 सीटों पर उतरना भी वजह। महागठबंधन शुरुआत से ही तालमेल बिठाने में उलझा रहा। सीएम किसे बनाना है, टिकट कौन बांटेगा, प्रचार कौन लीड करेगा, इन सवालों में विपक्ष का पूरा कैंपेन उलझा रहा। हार के बाद भी विपक्ष का ईवीएम राग फिर सुनाई दिया। देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए। अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते, वो भी वोट चोरी है। बिहार के जनादेश से साफ है कि मतदाता जाति से ऊपर उठकर योजनाओं, स्थिरता और परिणाम की राजनीति चाहता है। महिलाओं का भरोसा, युवाओं की उम्मीद और गरीब परिवारों को राहत। एनडीए के लिए ये जीत सिर्फ बिहार की नहीं, इसका असर आने वाले चुनावों में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, तो हमारे सवाल देखिए, क्या बिहार नतीजों के बाद राजनीति जाति की जगह परफॉर्मेंस पर शिफ्ट होगी? और क्या अब जाति पर भारी पड़ रहा है फ्रीबीज का जादू, खासतौर से महिलाओं का? क्योंकि आमतौर पर महिलाएं जाति के इक्वेशन में शायद पुरुषों की तरह नहीं उलझती हैं, और चूंकि वो होम मेकर हैं, घर की गृह मंत्री हैं, तो उनकी निगाह इस पर होती है कि उनको आर्थिक रूप से एम्पावर्ड करने के लिए कौन सी पार्टी आगे आ रही है। ये भी एक विश्लेषण का सिरा है। क्या बिहार की बम्पर जीत ने एनडीए का 2029 का मॉडल तैयार कर दिया है? क्या अब विपक्ष की एकता का नैरेटिव दूर की कौड़ी बनकर रह गया है? जो हमारे मेहमान हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं मोहन सिंह राठौर, सीनियर लीडर, विधायक, बीजेपी, बहुत स्वागत करता हूं। अजय सिंह भदौरिया हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, प्रवक्ता, उनका स्वागत है। जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत है। जगदीश जी, पहले तो हम कुछ नए बिंब तलाशें, कुछ नए चीज़ें इस इलेक्शन के नतीजों से देखने की कोशिश करें। पहला नैरेटिव तो जो बात हमने अपनी स्टोरी में भी की है, अपनी रिपोर्ट में की है, कि क्या जाति का तिलस्म बिहार में, क्योंकि बड़े दावे थे, ऐसा नहीं है कि अगर इधर से फ्री भी 10,000 रुपये अगर नीतीश कुमार जी दे रहे थे महिलाओं को, तो कहीं पीछे तेजस्वी हट रहे थे, कहीं कोई कमी नहीं थी। क्या देखते हैं आप, और 2029 के लिए क्या तैयारी है अब? क्योंकि दहल तो गया होगा विपक्ष, क्योंकि उत्तर मध्य भारत के जिन राज्यों में बीजेपी सरकार लगातार बनाती हुई आगे बढ़ रही है, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, 2023 की बात करें, दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो सरकार के लायक तो बहुमत तो 29 भी बीजेपी का है, और 28 में मध्य प्रदेश सहित जिन राज्यों के चुनाव हैं वहां भी विपक्ष इस समय सोच रहा होगा अब क्या होगा। क्या कहेंगे आप जी? शरद जी, पहली चीज तो ये कि बीजेपी को अब चुनाव हराना, बीजेपी जिस मैनेजमेंट के साथ लड़ती है, जिस ताकत के साथ लड़ती है, जो आपने कहा, जो आपकी स्टोरी में था, जिस संगठन क्षमता के साथ लड़ती है, और तीसरी चीज, सारी चीजों को समझ के लड़ती है। उसको ये भी मालूम है कि नीतीश बाबू के साथ नहीं रहेंगे तो सरकार नहीं आएगी।
जीतन राम मांझी को नहीं लेंगे, चिराग पासवान को नहीं लेंगे। सारा जो इक्वेशन है उनका वो बहुत जबरदस्त है। उनका जो भी चुनाव का मैनेजमेंट देखता है, जो भी काम कर रहा है, वो काम बहुत जबरदस्त है। एक बात। और दूसरी बात शरद जी, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, एक चीज आप और देखो कि कोई भी राज्य हो, वो जो लोक लुभावन घोषणाएं हैं, तो लोक लुभावन घोषणाओं में लोग उसी की आते हैं जो डिलीवर उस समय कर रहा होता है। क्या देंगे अब इस पे जनता नहीं जाती, वो इस पे जाती है कि मिल क्या रहा है। जो आप नीतीश जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो 10,000 रुपए दिए और बाद में जो उसके बाद आगे उद्योग बढ़ने पे 2 लाख का वादा किया, उसने पूरा का पूरा चुनाव बदल दिया। ठीक उसी तरह जैसे लाडली बहना ने मध्य प्रदेश को बदल दिया था। और ये कोई मध्य झारखंड या वो यूपी या उसके झारखंड में आप देख लीजिए उसको कैसे सरकार आई सी, सोरेन सरकार क्यों आई? क्योंकि वो भी एक ऐसी योजना महिलाओं के लिए लाए थे जिसमें पैसा उन्होंने चुनाव के 6 महीने पहले डिलीवर करना शुरू कर दिया। तो अब जो चुनाव है, मुझे ये लगता है कि ये चुनाव लोक लुभावन घोषणाओं पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। और मैंने देखा है कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, एमपी हो, जो लोग डिलीवर कर रहे हैं वो लोग जल्दी चुनाव जीतते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि रूलिंग पार्टी के वायदे पर आधी आबादी को भरोसा ज़्यादा होता है, क्योंकि विपक्ष का भी घोषणा पत्र कई बार सत्ताधारी दल के घोषणा पत्र से अधिक लुभावना होता है। लेकिन मतदाता चतुर हैं। इसी पे मात दी ना बीजेपी को, वहां झारखंड में जो हराया वो इसी पे हराया, इसी पे महिलाओं के लिए योजना लेके आए, सरकार वहां ले गए। और मध्य प्रदेश का ही ट्रेंड रहा। जैसे मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस नहीं समझ पाई कि 160 से ऊपर का जनादेश कैसे आ गया, ठीक उसी तरह बिहार में ये जो स्विंग है और जिस तरह से 200 का आंकड़ा, उससे अधिक का आंकड़ा छूती हुई दिख रही है एनडीए, ये बहुत बड़ी एक सफलता है और बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है कांग्रेस के लिए। भदौरिया साहब, लड़ना पड़ेगा, सुरंग में गहरा अंधेरा है और दूर तक रोशनी की कोई किरण नहीं है, लेकिन लड़ना ही पड़ेगा। लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। अपनी कमजोरियां देखनी होंगी, समझनी होंगी, क्योंकि क्यों कांग्रेस उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्य, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां कभी उसका मजबूत जनाधार था, क्यों पिछड़ती जा रही है? देखिए सरहद जी, झूठ की सीढ़ियों से चढ़ी हर कुर्सी डगमगाती है। बेईमानों की जीत में हमेशा हार की भी आहट आती है। ये लाइनें समर्पित हैं अभी नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन को। अभी आपके चैनल पे ही देख रहा था, मैं सुन रहा था। आप प्रधानमंत्री हो 11 साल से, इतनी बड़ी जीत आपने हासिल की। अभी आपने उद्बोधन क्या दिया? कांग्रेस से लेकर पूरे विपक्ष को 80% अपने समय में गाली दी, कोसा। ये देश के प्रधानमंत्री के हालात नहीं है, देश के नेता के हालात नहीं है। उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए। जिस तरीके से वो हल्के शब्दों का प्रयोग आज भी कर रहे हैं, वो अपने आप को ऊपर उठा ही नहीं पा रहे। वो ये समझ नहीं पा रहे कि वो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि नेता है, क्योंकि वो जीत के ही नहीं आ रहे ना, हाईजैक लोकतंत्र को करके आ रहे। आप देखिए, चाहे फ्री बीज के माध्यम से हो, 10,000 रुपए देने के माध्यम से हो, चाहे एसआईआर के माध्यम से वोटों की काटापीटी हो, ये सब चीजें लगातार आदरणीय शरद जी हो रही हैं और ये हम सबके लिए घातक है। आप भी समझ रहे हैं, भले ही कह पाए ना कह पाए, परंतु ये चीजें आज देखिए ना, मध्य प्रदेश में 1,500 रुपए 1,250 के आधार पे आपने सरकार बना ली, परंतु पूरा विकास ठप है। सड़कें, शहर की, महानगरों की सड़कों से लेके ग्रामीण सड़कें तक पूरी सड़कें साफ हैं, कहीं कोई बजट नहीं आ रहा है, तनख्वाह बड़ी मुश्किल से दी जा रही है कर्मचारियों को। यह वस्तु स्थिति है आदरणीय शरद जी। आप देखिए ना, अभी बिहार का जो चुनाव अभी रिजल्ट चल रहे हैं, 100 में से 91 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही। बड़ी हास्यास्पद है। जेल में बंद अनंत सिंह जीत गए, 7 हत्या के आरोपी सम्राट चौधरी जीत गए, अमित शाह के भाई बलात्कार के आरोपी पिंटू जैसे लोग जीत गए, परंतु जो समाज को पढ़ाने वाले और ज्ञान देने वाले केसी सिन्हा जैसे ही हार गए। मतलब जिन लोगों को हम आदरणीय शरद जी अपने घर में नहीं घुसने देंगे, वो विधानसभा में घुस गए, वो हमारे लिए नीति रीति बनाएंगे। तो ये लोकतंत्र में क्या हालत हो रही है। और जहां तक बात संघर्ष की बात है, मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि 1857 में पहली क्रांति हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध, मंगल पांडे ने की थी, और 1947 में जाके आजादी मिली थी।
हम वो कांग्रेस पार्टी है, आजादी की लड़ाई वाली कांग्रेस पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है। चलिए, हम लड़ेंगे जी। जब तक इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को हमने बनाया है, इसको बचाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। पूरी बात में आपके आत्मनिरीक्षण की बात अंत में मिली। मैं सोच रहा था कि पता नहीं वो आएगी नहीं आएगी, लेकिन आपने कहा अंत आपने जो किया अपनी बात का कि लड़ेंगे, और यही विकल्प है आपके पास, कांग्रेस के पास। आरोप राजनीति में चलते हैं, लेकिन एक बड़े और विराट लोकतंत्र में जहां अगर कोई छिपाने की भी कोशिश करे तो क्या वो छिपा सकता है 140 करोड़ के इस देश में? क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म होगा कि पारदर्शिता का अभाव होगा इतने बड़े लोकतंत्र में? और हम ही नहीं देख रहे हैं, चौधरी साहब भी देख रहे हैं जो बाहर बैठे हैं, जो दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ते हैं। वो हमारे कितने मित्र हैं और कितने नहीं हैं। हमारे बगल में एक और 2 साहब बैठे हुए हैं, वो भी हमें देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जब हम कहते हैं कि सब गड़बड़ है, सब घोटाला है, तो ये भी सोचना चाहिए कि दुनिया भी देख रही है हमें, आप ही नहीं देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके आरोप क्या हैं, कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि आप बीजेपी की उस मेहनत को नहीं खारिज कर सकते हैं जो मेहनत उसने की है, सांगठनिक क्षमता और तमाम बिंदुओं पर। राठौर साहब, जल्दी से आपका एक कमेंट। जी। शरद जी, मैं आपको कह रहा हूँ, इस बार का ये जो बिहार का चुनाव था, ये पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा संदेश देने का चुनाव था। इस चुनाव के माध्यम से ये निर्णय होना था कि जनता विकास को चाहती है, जनता महिला के सशक्तिकरण को चाहती है, जनता युवाओं की प्रतिभाओं का उचित सम्मान दिलाना चाहती है, या फिर जनता चाहती है परिवारवाद, जनता चाहती है भ्रष्टाचार, जनता चाहती है जंगल राज। क्या चाहती है जनता, उसके बीच का निर्णय था। और जातिगत आधार पर जो पार्टियां पैदा हुई, जिनका उद्देश्य केवल जातियों को साथ लेके परिवार को सशक्त करना था, जातियों को भी समझ में आ गया कि अगर इनके साथ रहेंगे तो ये हमारा भला नहीं करेंगे, ये केवल अपने परिवार का भला करेंगे। तो इन 2 चीज़ों के बीच का चुनाव था। जनता ने, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, और सारे ही जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं उनको भी इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि जनता ने अंत में सिर्फ और सिर्फ विकास को वोट दिया। जनता ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो पार्टियां संकल्प लेके आगे बढ़ी हैं उनका साथ दिया, जो युवाओं में नेतृत्व पैदा करना चाहती है उनको साथ दिया, जो परिवारवाद रखना चाहती है उनको बाहर कर दिया। ये बहुत बड़े मुद्दे थे जिनको लेके ये इस बार का चुनाव था। और उस चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, दोनों पार्टियों का फर्क बेशक ये है कि कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी जो महागठबंधन है उसके, चाहे भले नीतीश कुमार जी हो, चाहे भले उनका परिवार हो, इनके और अलायंस के लोग हों, इन्होंने जो कुछ कहा कभी पूरा नहीं किया। जनता ने उस पर भरोसा किया ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का जो भी अलायंस है, इन माननीय मोदी जी ने जो कुछ कहा, एक एक सभा में जो शब्द कहा, जनता ने उसको अक्षरशः मान लिया कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने कहा है तो ये होके रहेगा। और उसी विश्वास की जीत आज आपको बिहार में देखने को मिल रही है कि जहां एनडीए को 203 सीटें मिली हैं, महागठबंधन टोटल 34 सीटों पे। आप सोचिए, आरजेडी 26 है और 6 सीटों पे कांग्रेस सिमट गई है। ईमानदारी से तो कांग्रेस को अब चुनाव का मैदान छोड़ देना चाहिए। इस तरह से चुनाव अगर लड़ेगी, और बेस है संगठन जी, ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये अभी भी वोट चोरी का रोना रोते हैं, ये अभी भी ईवीएम का रोना रोते हैं। तब के इसमें कोई बात नहीं है। बात केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पोलिंग से लेके और राष्ट्र तक काम करता है, किसी उद्देश्य के लिए, वक्त कम है राठौर साहब, जनता की भलाई के लिए काम करता है, और उसी की ये सारी जीत। आपने सारी बात आपने बड़ी संतुलित तरीके से कही। बस एक बात मुझे लगता है कि उस पर विचार होना चाहिए। कभी 2 सांसद होते थे बीजेपी के, और आपके सामने वो मजबूत कांग्रेस थी जिसका नेतृत्व करते थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। उसी कांग्रेस की ताकत से आपको ये ताकत मिली कि इसे पीछे छोड़ना है। अगर वर्ल्ड कप हो और टीम एक ही हो चैंपियन, बाकी कोई लड़ने वाला ही नहीं हो, तो राठौर साहब मजा खत्म हो जाएगा लड़ाई का। फिर तो कोई ना कोई मैदान में रहे। अगर आपको कांग्रेस पसंद नहीं है, ये लोकतंत्र में पसंद का प्रश्न नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कोई ना कोई मौजूद रहे मशाल लेकर, जो लड़ता रहे और
अच्छे ढंग से लड़ाई लड़े। वक्त ओवर हो रहा है, लेकिन एक कमेंट में जगदीश जी का ज़रूर लूँगा, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा कि एक टूटन होगी, विभाजन होगा, और कांग्रेस के गठबंधन के सहयोगियों पर भी एक तंज कसा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो छोड़ दो भैया इस कांग्रेस को, और जल्दी ही कांग्रेस जो मुस्लिम लीगी माओवादी हो गई है उसको छोड़ दो, नहीं तो आपका हश्र क्या होगा। यानी जिन कंधों के सहारे कांग्रेस अमरबेल हो रही थी, उन सारे कंधों को भी कहीं ना कहीं संदेह और भ्रम में डाल दिया मोदी जी ने। जी एक संक्षेप में जगदीश जी, वक्त अधिक है, हो गया जी। हाँ बिल्कुल शरद जी, बिल्कुल मैं आपकी बात, पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी जो विडंबना मैं कहूं कांग्रेस के साथ, वो अपने पुराने अतीत के खोल से ही बाहर नहीं आ पाती। एक चीज, वो अतीत आप लगातार वही 20 साल पुरानी बातें कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। अरे भाई, एक आपने जो भी किया था उसमें विपक्ष नहीं था। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, बदली हुई परिस्थितियों के साथ आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा, आपके नेताओं को सड़क पे उतरना पड़ेगा। और संगठन सबसे बड़ी चीज, जो मोहन जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस को उस बीजेपी जो आप कह रहे हो 2 से लेके 84 और फिर 89, 119 और उसके बाद जो आगे बढ़ी है संगठन के बेस पर बनी। जब तक संगठन में एक शरद जी और मैं जोड़ूंगा, दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण बहुत तेजी से फैक्टर निकल के आ रहा है वो ये, आप ईवीएम बंद करो, ये सब वोट चोरी, इस पर लोग यकीन नहीं कर रहे, लेकिन जातिवाद की राजनीति जो है इस देश से धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, वक्त इसको बताएगा, क्योंकि जाति ने हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। और मोदी जी ने भी आज कहा कि युवा और महिलाएं, हमारा MY जो है वो ये है। ये महत्वपूर्ण बात है कि आप मुस्लिम, यादव, अगड़ी, पिछड़ी, इस तरह की चीज़ों में ना उलझकर आप बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्री बीज को लेकर डिबेट जारी रहेगी और ये चलनी भी चाहिए एक लोकतंत्र में, लेकिन इतना ज़रूर है कि वोट चोरी का कांग्रेस का मुद्दा, जो राजनीतिक समीक्षक मानते हैं, ये ना ज़मीन पर उतर पाया है, न जनता ने इसे आत्मसात किया है। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या वो इस मुद्दे के साथ आगे। पश्चिम बंगाल में वोट चोरी नहीं हुई क्या? जी हाँ, जी हाँ। और ये भी है महत्वपूर्ण बात कि उसी दिल्ली में केंद्र सरकार बीजेपी की नाक के नीचे। द्विवेदी जी, आप बात नहीं, अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, ये भदौरिया साहब अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और आगे देखिए हमारा खास बुलेटिन प्राइम मेट्रो। बहुत शुक्रिया।